पूरी दुनिया से ये पैसे मांगते फिर रहे हैं क्योंकि अपने पास तो है नहीं, पहले ही नहीं था, अब तो और बुरा हाल है। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? लेकिन अगर मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो गुज़िश्ता 78 सालों में हमने तालीम को ना आजमाया है, ना अपनाया है, ना सीखा है, ना समझा है। फ़कत गोरों का दिया हुआ जो सिलेबस था, गोरों की दी हुई जो तालीम थी, या सबसे बढ़ के जो अंग्रेज़ी थी, हम उसके पीछे अंधी तकलीद करते हुए दौड़े। इंडिया इज़ द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो रहा है इस वक्त यूके में? भारतीय क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखने से तो ये लग रहा है यूके के अंदर इस वक्त ना रिवर्स कलोनियलिज्म अच्छा, रिवर्स कलोनियलिज्म इस वक्त अपने जो ना कहते हैं रनवे पे गामजन है। अच्छा, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, टाटा मोटर्स जो कि लगभग 250 साल पुरानी कंपनी है और उसने $5 अरब का हाँ। एक बैटरी प्लांट लगाना है यूके के अंदर। ऐसे टाइम पे एक ऐसा इशू लेके बात करना जिसका इधर से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लामोफोबिया करने से रोटियां नहीं आएंगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, लोगों को मेडिसिन नहीं मिलेंगी। 57 इस्लामिक कंट्रीज है, कहीं और से ये आवाज क्यों नहीं उठती? सऊदी अरब नहीं बात करता, कोई दूसरी इस्लामिक कंट्री UAE वगैरह कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ ये इस्लामोफोबिया और इस किस्म की बातें की जाती हैं। साथ ही कश्मीर भी करते हैं। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया है कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के $133 बिलियन और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक CEO से निकल कर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। इंडिया ने 1940 से बनाए दो इंस्टीट्यूशन, आईआईटी और आईआईएम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है, आज आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इंफोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। गोरों का दिया हुआ जो सिलेबस था, गोरों की दी हुई जो तालीम थी, या सबसे बढ़ के जो अंग्रेजी थी, हम उसके पीछे अंधी तकलीद करते हुए दौड़े। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप हिंदुस्तान को देखें, इंडिया को देखें, जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ, हमारे डीएनए जैसे लोग थे, हमारे मिजाज जैसे लोग थे, वो आज दुनिया में एक अपना यकता मकाम रखते हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 78 साल में, बल्कि मैं अगर माजी करीब के 40 साल देखूं, तो हमने सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ का अपना डंका बजवाया, करप्शन, नाअहली, जहालत, सुपरस्टिशन। मैं कहूँगा हम ऐसे किस्म के निज़ाम का हिस्सा हैं जिसको यही समझ नहीं आ रही कि हमने अपने मुल्क को डायरेक्शन किया जानी है। लेकिन दूसरी जानिब अम्बेडकर का हिंदुस्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान, जिन्होंने पहली एजुकेशन पॉलिसी दी हिंदुस्तान की, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और उनकी बुक इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर बाकायदा ये दर्ज है कि पाकिस्तान को जिस तरह क्रिएट किया गया और पाकिस्तान की जो निज़ाम तालीम की पॉलिसीज़ है वो बहुत जल्द वहादत को पारा पारा कर देंगी। और फिर हमने वो बहुत तारीख़ का स्याह दिन देखा जिस दिन मशरिक़ी पाकिस्तान हमसे लिसानी बुनियाद पे अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। हमने क्या अपनी गलतियों से सीखा? सोचने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान, जो किसी ज़माने में 16 रियासतें थी, आज वो 28 रियासतों पर मुश्तमिल एक जमहूरियत है। अब देखिए, जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या है, पीछे कर दिया। हर चीज़ में वो कितना आगे है। कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो थर थर कांपते हैं इसराइल के नाम से, मतलब वो नाम ही इतना लेते हैं आप, तो थर थर कांपने की बात हुई। लड़की जो है वो स्लीवलेस पहन के बाहर निकले तो वो उसकी तरफ घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। नहीं, वहाँ पे आप देखें तो सही, इंस्टाग्राम पर जाकर और वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया पर आप जाके देखें, वहाँ पर तो इस तरह का लिबास या ड्रेसिंग जिसको देखकर पाकिस्तान में लड़की के पीछे भागना शुरू हो जाएं आप, वहाँ पे आम सी बात होती है, मामूल की बात होती है। जो कपड़े पाकिस्तान में लड़की पहनने का सोच भी नहीं सकती ना, इंडिया में वो ड्रेस लड़की के लिए एक आम रूटीन की लाइफ में होता है, वो पहनती है, जो वहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता आपके हमसाया में। वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने आईआईटी मुंबई जैसे इदारे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे इदारे, दीगर कई इदारे, स्पेस में अगर देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी में देखें, हिंदुस्तान मरीख पे पहुंच चुका, हिंदुस्तान चांद पे मिशन भेजता है। उनका मिशन जब डाउन होता है, हम पाकिस्तानी बगले बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम 60s और 70s में इस मेयार का था कि रहबर 1 पहला खलाई मिशन और जो पहला रॉकेट था वो हमने भेजा था। लेकिन 1991 में बदर 1 नाम का सैटेलाइट भेजने के बाद हम शायद खला का रास्ता भूल गए, क्योंकि हिंदुस्तान ने प्रोग्रेसिव सोच को चुना। हिंदुस्तान ने एपीजे अबुल कलाम को चुना, जो कि हिंदुस्तान के पहले मुसलमान प्रेसिडेंट थे, पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हमने बेशक जस्टिस भगवान दास को जस्टिस बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, लेकिन हम ये भूल गए कि तालीम को आगे ले जाने के लिए सिर्फ CSS ज़रूरी नहीं है। इंडिया में भी IPS का एग्ज़ाम होता है, लेकिन हिंदुस्तान की प्रोग्रेसिव जो तालीमी सोच थी, जो एजुकेशनल रेवोल्यूशन वो अपने मुल्क में लेके आए, उन्होंने सबकी खुशहाली के ऊपर फोकस किया। लेकिन हमारे यहाँ जज और जागीरदार इस माशरे पे छा गए। हमने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि गरीब के जो पहलू में चश्मो चराग पैदा होता है, वो बच्चा भी शायद खुदादाद सलाहियतें लेके आता है। लेकिन हिंदुस्तान ने, क्योंकि उनके मुल्क का जो आइन है वो तरतीब दिया था बाबा साहिब अम्बेडकर ने, जो कि दलित जात थे, एक थर्ड, जिसे कहते हैं ना, थर्ड सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसको कोई मानता नहीं था, तीसरे दर्जे के शहरी। उन्होंने अपने मुल्क का आइन बनाया, अपने मुल्क को इस तरह के खतूत पे इस्तवार किया कि आज इंडिया के अंदर से दुनिया का गूगल का CEO, जितने बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडिया दुनिया की टेक की इंडस्ट्री में एक यकता मकाम रखता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान है कि अगर चाइना ना हो तो पाकिस्तान
अपने आप को टेक्नोलॉजी में शायद आगे ही ना लेके जा सके। बड़ी तादाद में तो मौलवी हैं वहाँ पर, जो बुर्का या चादर में पहनकर भी जो देखें तो वो पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं हलवा लिखा हुआ है तो वो अटैक कर देते हैं कि ये फतवा लगा देते हैं। यानी दुनिया को जो सबसे ज़्यादा CEOs दे रहे हैं वो भारत है, वो इंडिया है। आज भी हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं वो चाइना से लॉन्च होते हैं। इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसने दुनिया में साबित किया कि ज़रूरत इजाद की माँ है। आज हिंदुस्तान की टाटा पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रही है। आज हिंदुस्तान की टाटा हार्ले डेविडसन के ठेके लेती है। आज हिंदुस्तान की टाटा डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर जहाज़ बनाती है। आज हिंदुस्तान की टाटा दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेशन हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, यू नेम एनीथिंग एंड दे आर बिल्डिंग एवरीथिंग। उनकी एक्सपोर्ट आईटी की जी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है, 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, ठीक है, वो सब आईआईटी के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, ठीक है, और यहां वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है, तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है, उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा। एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मेरी हमारे एक इंडियन दोस्त है, उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे क्या उनके यहाँ कोई मिनिस्टर जो है वो आपको टीवी पे नजर नहीं आते। इंडिया में अगर किसी ने बात करनी भी होती है, उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो आते हैं टॉक शोज में बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये लोग पूरा दिन, हमारे मिनिस्टर जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। ऐसा लगता है इनको कोई काम धंधा ही नहीं। कोई नमस्कार दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी। पॉवर्टी, इलिटरेसी, वीक इकोनॉमी, लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की भारी कमी। एक ऐसा मुल्क जिसे सदियों की कॉलोनियल रूल से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन आजादी के बाद इंडिया ने धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन मजबूत की। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्पेस रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर्स में देश ने लगातार प्रोग्रेस की। आखिर क्या वजह थी कि एक ही समय पर आजाद होने के बावजूद इंडिया ने इन्फिनिट प्रोग्रेस हासिल की, जबकि पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और बैड गवर्नेंस की वजह से स्ट्रगलिंग स्टेट बनकर रह गया। 1947 के बाद भारत की इस बेमिसाल प्रोग्रेस और पाकिस्तान के पिछड़ने पर आम पाकिस्तानियों, वहां के जर्नलिस्ट्स और एनालिस्ट्स की रिएक्शन काफी सीधी और बेबाक रही है। पाकिस्तान के आम नागरिक अक्सर जाहिर करते हैं कि काश उनके मुल्क ने भी डिफेंस बजट के बजाय एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया होता। वहां के तालीम याफ्ता लोग मानते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज, इसरो ही उसकी कामयाबी की असली वजह हैं, जबकि पाकिस्तान में तख्ता पलट और पॉलिटिकल केओस ने देश को बर्बाद किया। इंडियन बॉर्न सीईओज और सिलिकॉन वैली में भारतीयों के दबदबे को देखकर अक्सर वहां के यूथ कहते हैं कि भारत के बच्चे कोड लिख रहे हैं और हमारे देश के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। भारत की 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने और $707 बिलियन फॉरेन रिजर्व की मजबूती की तुलना जब वे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस और IMF लोन्स से करते हैं तो भारी निराशा नजर आती है। चंद्रयान और स्पेस ऑपरेशंस पर पाकिस्तानी मीडिया खुले तौर पर भारत की तारीफ करता है और अपने स्पेस एजेंसी सुपार्को की नाकामयाबी पर सवाल उठाता है।
आज का पाकिस्तानी आवाम भारत के इस राइज को जेलसी के बजाय एक हर्ष रियलिटी और रियलिटी चेक की तरह देखता है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।